Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we have new lesson and first lesson today. That is, मैंने आपको बताया था कि हर बंदा ना अपनी एक इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए कुछ बेसिक्स तैयार करता है, बुनियादी चीज़ें तैयार करता है, ताकि एक बच्चा जो बिल्कुल इंग्लिश की दुनिया में नया कदम रखता है, नया कदम रखना चाहता है, उसके लिए आसानी हो, स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर चढ़ सके। ठीक है। हर बंदे का अपना बेसिक होता है। मेरे यहाँ का भी जो मैंने अपना सेट कर रखा है, आज के लेसन में सिर्फ आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने बेसिक के तौर पर रखा है, ताकि आप अंग्रेजी सेंटेंस आसानी से बना सकें और आपके दिमाग में आए कि ये सेंटेंस ऐसा क्यों बन रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस किसे कहते हैं? उर्दू में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है जुमला। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो उर्दू बैकग्राउंड से हैं। जो जुमले की डेफिनेशन और तारीफ है वही इसकी। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। उर्दू में तो जुमला बोलते हैं, बता दिया गया। इसकी डेफिनेशन ये लिख रही है, एग्जाम्पल ये आएगा। क्या लिख रहा है जी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स हो जिनको मिलाकर एक कर लिया गया, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाता है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो बनाता हो एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको कहा जाता है वो सेंटेंस है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ से? सीधी सीधी अल्फाज में बात यूं समझिए भाई साहब, कि कई सारे वर्ड्स हैं। ठीक है। उन वर्ड्स को एक जगह इकट्ठा किया, यहाँ रख लिया। अब ये जो कई सारे वर्ड्स इकट्ठा करके यहाँ रख लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। यानी ये अल्फाज का एक मजमुआ बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। अब ये बताना चाहते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने बनाया है, अगर इससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं, पूरी बात समझ में आ रही है, तो कहा जाएगा कि ये सेंटेंस है। और अगर इससे पूरी मीनिंग समझ में नहीं आएंगे, तो कहा जाएगा कि सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। इस एग्जाम्पल में आप देखिए मेरे अजीज, ये आई एक अलग वर्ड है, एम अलग वर्ड है, ईटिंग एक अलग वर्ड है, केक एक अलग वर्ड है। ये फोर वर्ड्स अलग अलग हैं, इनको मिलाकर एक ग्रुप बना लिया गया। ये पूरा ग्रुप बन गया इनको मिलाकर अब एक। अब ये ग्रुप जो हमने बनाया है वर्ड्स का, ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे एक पूरी बात समझ में आ रही, कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं। वो क्या है? वो कंप्लीट मीनिंग ये है कि भाई एक बंदा ये बता रहा है, भैया जी मैं केक खा रहा हूँ। तो जैसे ही उसने कहा आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूँ, आपके फौरन पूरी बात समझ में आ गई कि भाई साहब एक बंदा ये बताना चाह रहा है, आज बड़ा गजब का केक लाया था मार्केट से मैं, और वो मैं खा रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। ठीक है जी, पूरी बात समझ में आपको आ गई। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? सेंटेंस। कभी कभी ऐसा होगा मेरे अजीज कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा वो, तो उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे उसका भी एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, द वे, द वे यू। देखो, द एक अलग वर्ड है, वे एक अलग वर्ड है, यू एक अलग वर्ड है। ये अलग, ये अलग और ये अलग। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है भाई साहब, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो पाया जा रहा है यहाँ पर। अब इसका ट्रांसलेशन क्या है? द वे यू का ट्रांसलेशन है जिस तरीके से आप, या फिर जिस अंदाज से आप। अगर कोई आपके सामने ये कहे कि जिस अंदाज से आप, जिस तरीके से आप, और कह के खामोश हो जाए, आप क्या कहेंगे? मैं दिमाग वमाग सही है भाई साहब, खैरियत तो है। आप फौरन उसकी खैरियत पूछने लगो, क्यों? अब भैया पूरी बात बोलना, क्या बोल रहा है मेरे भाई? जिस तरह से आपका क्या मतलब? ये कहो जिस तरह से आप अंग्रेजी बोलते हो मैं भी बोलता हूँ, जिस तरीके से आप लिखते हो मैं भी लिखता हूँ, तो अब बात पूरी समझ में आ रही है। बाकी इसका तो कोई मतलब ही नहीं, जिस तरीके से आप, द वे यू, कोई सेंस, कोई मतलब नहीं है। अब देखो, तो ग्रुप समझाना क्या है मुझे असल, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, अल्फाजों का एक मजमुआ है, ग्रुप बन गया वर्ड्स का, अल्फाज का।
लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा बाबू जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। क्या है कंप्लीट मीनिंग? ये नहीं दे रहा है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग दे, जैसे यहां पर, तो उसी को सेंटेंस कहेंगे। और अगर कंप्लीट मीनिंग ना दे, जैसे कि ये, तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। इसको कहा जाता है फ्रेज। फ्रेज कहा जाता है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, ये बस ये समझिए कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए तो सेंटेंस होगा, वरना नहीं बस। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। ओके सॉरी। ओके, अब देखिएगा, आपके सामने अभी बात आई थी सेंटेंस के बारे में। ठीक है बाबू, आपको समझ में आ गया सेंटेंस किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन भी आ गई। अब अगली बात क्या है पता है? सेंटेंस में चीजें कितनी होती हैं। सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं, सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है, कैसे बनता है। बड़ी छोटी सी बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हैं, वो देख लीजिएगा। चार चीजें हैं वो असल। पहला है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर आपको एरो का निशान नजर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये भी इसी में आता है। इसको मैंने बाद में क्यों लिखा भी बताता हूँ। सब्जेक्ट किसे कहते हैं सर? सब्जेक्ट, ये सवाल हो गया। उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फाइल। तो जो उर्दू में फाइल है, वो अंग्रेजों के यहाँ सब्जेक्ट होता है वो। ठीक है सर, सब्जेक्ट कहते किसे हैं? विच इज डूइंग समथिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देखो, जो भी करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। जो करने वाला होता है वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट। कुछ भी काम जो करने वाला हो, बस वो सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई सवाल करे, वैसे आपको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, आप क्या कहेंगे? जकरिया सर पढ़ा रहे हैं। तो अंग्रेजी पढ़ाने वाला कौन हुआ? जकरिया सर। जकरिया सर क्या हुए? सब्जेक्ट। आप अपने घर में अपनी बैठक और अपने गेस्ट रूम में बैठे, आपके घर से बड़ी अच्छी सी बिरयानी की खुशबू आ रही माशाल्लाह। अब आपका जो दोस्त, आपका फ्रेंड आपसे पूछा, भैया बिरयानी कौन बना रहा है? आज, अरे यार अम्मी बना रही भैया। अच्छा, तो किचन में जो बिरयानी बना रही है, वो बिरयानी बनाने वाली कौन है? वालिदा मोहतरमा, अम्मी जान। तो अम्मी जान क्या हुई? सब्जेक्ट। क्यों? इसलिए कि वो बिरयानी बना रही हैं। तो जो भी काम करने वाला होता है किसी को, उसी के बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा यहाँ पर जो लिख रहा है। अगली बात, वर्ब। इस वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फ़िल। जो उर्दू में, अरबिक में फ़िल है, वो अंग्रेजों के यहाँ वर्ब होता है वो। सर वर्ब की डेफिनेशन बता दो। और ऐसे ही बताना सर कि एक बात में, एक ही बार में, जो ना दिमाग के सारे जितनी भी साइड हैं सब में वो बैठ जाए। किसे कहते हैं सर? वर्ब। जवाब, जो लफ्ज, ये जो वर्ड काम को बताता है, एक्शन को बताता है, वो वर्ब होता है। फिर सुनो, जो लफ्ज या जो वर्ड काम को बताए या फिर एक्शन को बताए, काम और एक्शन एक ही बात है, तो जो वर्ड काम को बताता है वही वर्ब होता है। कैसे होता है, अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अगली बात, अगला है भाई साहब ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जवाब, पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट, उर्दू वाले जो बच्चे हैं वो समझ लो, जो आपके यहाँ मफरूल है, जो मफरूल होता है वो अंग्रेजों के यहाँ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं? बड़ी आसान सी डेफिनेशन, क्या है? जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। या यूं कह लो दूसरे वर्ड्स में, जिसको किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। या जिस पर काम होता है, ये कह लो जिसको किया जाता है, ये कह लो, एक ही बात है। विच इज एक्टेड अपॉन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिस पर काम होता है दैट इज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट होता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी परेशान मत होना। अगली बात, सर ये नीचे हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है, ये भी होता है क्या सेंटेंस में सर? हाँ भाई साहब, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। किसे कहें सर हेल्पिंग वर्ब? जवाब,
भाई साहब, जो लफ्ज, ये जो वर्ड वर्ब की हेल्प करता हो, वही हेल्पिंग वर्ब है। खुद इस इसके लफ्ज से समझ में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब यानी कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा लफ्ज है कि जो वर्ब की हेल्प करता है, उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मुआविन फ़िल। मुआविन फ़िल उर्दू में इस्तेमाल होता है भाई साहब, तो उर्दू वाले बच्चे समझ गए होंगे। किसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब सर? ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज जो वर्ब की हेल्प करता हो, उसको कहा जाता है कि जी हेल्पिंग वर्ब है। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे, छोटी सी बात। सर ये हेल्पिंग वर्ब आता कहाँ है? यहाँ एरो का निशान दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, इसलिए लगाया गया है। कहाँ आता है नॉर्मल सेंटेंस में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है क्या हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने चार बातें आपको बताई हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत ही आसान अंदाज में मेरे भाई, बहुत आसान सच में। देखिएगा, एग्जाम्पल क्या लिख रहा है? आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। भाई साहब मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई क्या है सर यहाँ पर? आई जवाब, सब्जेक्ट। सर आई सब्जेक्ट क्यों है? ये सवाल हो गया। अब यही तो चीज है सर, समझना है ना, है क्यों। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, इसमें आई सब्जेक्ट क्यों है, ये सवाल है। जवाब, भाई साहब आपको बताया गया है कि जो वर्ड जो करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में पढ़ने वाला कौन है? मैं। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इस पूरे एग्जाम्पल में पढ़ने वाला कौन है इंग्लिश को? मैं हूं ना। और मैं के लिए क्या आता है? आई, इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, आपको मैंने पहले बताया है। इसमें पढ़ने वाला कौन है आई एम स्टडिंग इंग्लिश में? मैं हूं पढ़ने वाला। और मैं के लिए अंग्रेजी में क्या आता है? आई, इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्लियर? अगली बात, दूसरे नंबर पर हमने बात की थी वर्ब से। अब देखिए, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। गौर करना वो ध्यान से। इस पूरे सेंटेंस में जो पढ़ने का काम है और जो पढ़ने का एक्शन है, वो पूरे सेंटेंस में कौन सा वर्ड बता रहा है? पढ़ने के अमल को, पढ़ने का जो काम और एक्शन है, इसको कौन सा वर्ड बता रहा है? आपकी तरफ से जवाब आएगा स्टडिंग सर। स्टडिंग क्या कर रहा है? पढ़ने के काम को बता रहा है। और आपको बताया गया है कि जो वर्ड, जो लफ्ज काम को बताता है, वही तो वर्ब होता है। इसलिए स्टडिंग पढ़ने के काम को बता रहा है, इसलिए क्या हुआ? वर्ब हुआ। ठीक है, क्लियर? अगली बात, ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? आपको बताया था भाई साहब, जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। अच्छा, अगर आई एम स्टडिंग कहूं मैं, आई एम स्टडिंग में पढ़ रहा हूं, खाली इतना ही बस, आई एम स्टडिंग में पढ़ रहा हूं, सामने वाला बंदा फौरन सवाल करेगा, भाई साहब आप पढ़ क्या रहे हो, ये तो बता दो। आपका जो पढ़ने का एक्शन और अमल है, ये किसके ऊपर हो रहा है? जो आपका पढ़ने का एक्शन है, वो किस पर हो रहा है, ये तो बता दो। आपको बताना पड़ेगा। आई एम स्टडिंग में पढ़ रहा हूँ किस चीज को भैया? इंग्लिश को। इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, क्योंकि जिस पर एक्शन होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर पढ़ने का एक्शन किस पर हो रहा है? इन भाई साहब पर, इसलिए ये क्या हुए? ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। क्यों? इसलिए कि पढ़ने का एक्शन और पढ़ने का जो काम है, ये किस पर हो रहा है? इंग्लिश पर, यानी इंग्लिश को पढ़ा जा रहा है, इसलिए इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर एक्शन होता है, जिस पर काम होता है। सिंपल। अगली बात, चौथे नंबर पे क्या था भाई साहब यहाँ? हेल्पिंग वर्ब। क्या था बाबू? हेल्पिंग वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब किसे कहें? अभी बताया था भाईजान आपको हमने कि जो लफ्ज, जो वर्ड वर्ब की हेल्प करता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। अब देखो, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में जो एम है, ये हेल्पिंग वर्ब है। सर ये समझाइए, समझ में नहीं आया वाला हमारे। इसको ऐसा समझा दो कि एक बार ऐसा मारने में बैठ जाए कि किसी को भी समझा दें हम। अरे कैसी बात करी आपने भाई लोग।
देखिए एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यानी एम यहाँ पर ये जो स्टडिंग वर्ब है, इसकी हेल्प कर रहा है मीनिंग को कंप्लीट करने में। अगर आप एम हटा दें यहां से तो स्टडिंग जो वर्ब है, इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड यहां नहीं रहेगा, तो आपको मीनिंग भी कंप्लीट नहीं मिलेंगे, आपको मीनिंग भी कंप्लीट नहीं मिलेंगे। तो स्टडिंग एक ऐसा वर्ब है यहाँ पर कि इसकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई वर्ड लाना ही पड़ेगा आपको, और वो है एम। जब तक एम नहीं लाओगे यहाँ पर इस सेंटेंस में, तब तक आप इस पूरे सेंटेंस का जो एक मीनिंग है और एक जो सेंस है, एक जो मफहूम है, वो आपको नहीं मिल सकता। तो स्टडीइंग जो वर्ब है, इसकी हेल्प करने के लिए आपको एम लाना पड़ेगा। इसी वजह से इन भाई साहब का नाम रखा गया है हेल्पिंग वर्ब। ये एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है? इसलिए कि ये जब तक एम आप नहीं लाएंगे, इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड नहीं रहेगा। जब इस स्टडिंग वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड नहीं रहेगा, तो फिर मीनिंग भी नहीं देगा, और आपको मीनिंग चाहिए। तो भाई साहब जब आपको मीनिंग चाहिए, तो यहाँ पर आपको इस वर्ब की हेल्प करने के लिए एम हेल्पिंग वर्ब लाना ही पड़ेगा। इसलिए इनका नाम है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब की हेल्प करते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है भाई साहब। तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? इसलिए कि वर्ब की हेल्प कर रहा है मीनिंग को कंप्लीट करने में। अगर एम हटा दो तो इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो मीनिंग भी नहीं मिलेंगे, और मीनिंग चाहिए। जब मीनिंग चाहिए तो इस वर्ब की हेल्प करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब एम लाना ही पड़ेगा। इसलिए इनका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया है। ठीक है भाई साहब। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई एम ईटिंग केक। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। इस एग्जाम्पल में आई क्या है? सब्जेक्ट। क्यों? इसलिए कि भाई साहब केक खाने वाला कौन है? मैं। और मैं के लिए क्या आता है? आई। इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। और जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। खाने वाला चूंकि मैं हूं, और मैं के लिए आई आता है, इसलिए आई सब्जेक्ट। अगली बात, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। इस एग्जाम्पल में जो खाने का काम है, खाने का जो एक्शन है, कौन सा वर्ड बता रहा है आई एम ईटिंग केक में? आपकी तरफ से जवाब क्या आएगा? अरे सर ये तो ईटिंग बता रहा है। फिर ईटिंग बता रहा तो ईटिंग क्या हुआ? वर्ब। क्योंकि हमने बताया आपको कि जो लफ्ज, ये जो वर्ड काम को बताता है वही तो वर्ब होता है। और खाने का जो काम है इसको बता रहा है ईटिंग, तो ईटिंग क्या हुआ? वर्ब। अगली बात, सर आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। किसी ने सवाल फौरन कर लिया, भाई साहब बता दो तो क्या खा रहे हो यार, अकेले अकेले खा रहे हो, बता दो तो कम से कम, चलो हमें मत देना। तो आई एम ईटिंग, में खा रहा हूं। सवाल करने वाले ने कर लिया, भैया क्या खा रहे हो आप? आपका जो खाने का एक्शन है, ये किस पर हो रहा है? आपको बताना पड़ गया केक। केक को खा रहा हूं, मेरा जो खाने का एक्शन है केक पर हो रहा है। इसलिए केक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर एक्शन होता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर खाने का एक्शन केक पर हो रहा है, इसलिए केक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्लियर भाई साहब? ओके। ये बात हुई हमारी सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं। ठीक है बाबू, हमने बात कर ली कि सर बुनियादी तौर पर तो तीन ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट। एक हेल्पिंग वर्ब को भी हमने समझते चले हाथों हाथ के भाई ये भी एक चीज आ जाती है सेंटेंस के अंदर। ठीक है। ओके। अब हम आगे बात करने वाले हैं, बताए बाबू किस चीज से? अब आगे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस से। कैसे? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे बाबू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के काइंड्स, उसके प्रकार, उसकी किस्में कितनी हैं? ठीक है। देखिएगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के काइंड्स, उसकी किस्में। सबसे पहले यहां पर लिख रहा है अफर्मेटिव। क्या लिख रहा है? अफर्मेटिव।
जी। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं सर? अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत मुश्किल डेफिनेशन है, लिख लेना। बताया क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस बताया वो किसे कहते हैं? जिसमें हाँ हो यार। इस पे क्या रखा है? कुछ भी नहीं। जिसमें हाँ हो अफर्मेटिव है। जिस सेंटेंस में हाँ आ जाए, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं अरबिक बोलता हूँ, मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ, मैं कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं अपने वालिदैन का कहना मानता हूँ, मैं अपने उस्तादों का एहतराम करता हूँ, ठीक है, मैं क्लास पाबंदी से जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं जिनमें हाँ आ रहा है। और जिन सेंटेंसेस में हाँ आएगा उन्हीं को क्या कहा जाता है बाबू? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहा जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगली बात क्या है। यहाँ पर लिख रहा है आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हाँ आ रहा है इसलिए अफर्मेटिव है। अगली बार दूसरा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर? निगेटिव। क्या लिख रहा है? निगेटिव मत पढ़ देना इसे मेरे दोस्त। सर फिर क्या है? हाँ, निगेटिव नहीं, नेगेटिव। क्या पढ़ना है? नेगेटिव। निगेटिव नहीं, नेगेटिव। नेगेटिव पढ़ना है इसको, नेगेटिव। सर नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इसकी भी इतनी मुश्किल डेफिनेशन है जितनी यहाँ अफर्मेटिव की बताई थी मैंने आपको, है ना? इसकी भी इतनी मुश्किल है, देखो। सर नेगेटिव किसे कहते हैं सर? जिसमें ना हो। जिसमें ना हो, दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पर लिख रहा है आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके सामने जो काइंड्स लेकर आया हूँ, मैंने थ्री काइंड्स बयान की। बहुत सारे लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस से बहुत सारे बयान करते हैं, ठीक है। कोई कुछ ग्रामर वाले लोग बयान करते हैं कि जी चार हैं, कुछ लोग पांच। हमारी भी ये बुक है जिसमें 6 महीने का कोर्स जो मैं पढ़ाता हूँ, वो इसी किताब से पढ़ाता हूँ बाबू आप लोग को, ठीक है। इस किताब के अंदर भी मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में से पांच मेंशन कर रखे हैं, पांच जिक्र किए हैं। लेकिन आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर मैं तीन पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको तीन ही से ज्यादा आपका पड़ेगा, तीन ही से आपको ज्यादा काम पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। इसलिए आपको तीन ही पढ़ाई जाएंगी। ओके। नेगेटिव किसे कहते हैं? जिसमें ना हो। एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश। अब एक तीसरी देखिए भाई साहब, क्या लिख रहा है यहाँ पर? इसका प्रोनाउंसिएशन तो बड़ा ही गजब है, बहुत। इसको कुछ लोग क्या पढ़ेंगे आप में से? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ये पढ़ते हैं ना? इंटेरोगेटिव, अच्छा बिल्कुल सही लग रहा है ना, देखो एकदम स्पेलिंग से मैच कर रहा। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे? नहीं। कुछ लोग पढ़ते हैं इसको, सर ये है इंट्रोगेटिव। क्या ये? इंट्रोगेटिव। नहीं। अरे सर फिर है क्या ये, जल्दी बताओ। जब इंटेरोगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं, फिर क्या है? दिस वर्ड इज इंटेरोगेटिव। 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 इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं सर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है बाबू जिसमें सवाल हो। जिसमें क्या हो? सवाल है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सवालिया सेंटेंस, सवाल वाला क्वेश्चन जिसमें होता है, दैट इज इंट्रोगेटिव। जैसे क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, कौन आया था, आप क्या करोगे, क्या खाया था, क्या खा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या तुम सोना चाहते हो, क्या तुम अंग्रेजी गजब की सीखना चाहते हो, क्या तुम फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलना चाहते हो। सारे के सारे सवालात हैं। तो जब सारे के सारे सेंटेंस में सवाल हो रहा है, तो सारे के सारे सेंटेंस क्या हुए? इंटरागेटिव। क्या हुए भाई? इंटरागेटिव। अब बहुत ध्यान से एक बात सुननी, बहुत ध्यान से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है बाबू। कैसे बनता है?
दो तरह से बनता है। पहला तरीका, पहला तरीका क्या है? जो सीधा सीधा सा सेंटेंस होता है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के शुरू में रख देते तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे कैसे बन गया, देखिएगा। ये जो सामने आपके लिखा हुआ है, आर यू स्टडी इंग्लिश, असल में मालूम है क्या है? आर यू स्टडी इंग्लिश, ये असल में पता है क्या है? ये असल में है, ये जो यू यहाँ आपको नजर आ रहा है ना, यू, ये जो यू नजर आ रहा है आपको, ये यू असल में यहाँ है शुरू में, यहाँ पर। अब इस यू को अगर आप यहाँ रख दोगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू आर स्टडिंग इंग्लिश। यू आर स्टडी, चूंकि यू को तो यहां से हटा दिया ना आपने, यहां रख दिया, तो असल सेंटेंस ये है, यू आर स्टडीइंग इंग्लिश। लेकिन हमने इस असल सेंटेंस को सवाल वाला सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किया हमने? यू आर स्टडीइंग इंग्लिश में जो आर था उसको उठा कर शुरू में ले आया। तो देखो आर को क्या किया हमने, शुरू में रखा नहीं रखा, बस बन जाता है। तो पहला इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू हम? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि जो सिंपल सा सेंटेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के शुरू में रखते हैं, इंट्रोगेटिव बन गया, खत्म, कुछ भी नहीं करना। दूसरा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो हो गया, दो तरीके बताए थे मैंने आपको इंट्रोगेटिव बनाने के, दो तरीके हैं। पहला तरीका यही कि जो सिंपल सा सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो भी वर्ड बन रहा हो उसको उठाकर शुरू में रख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब खुद ब खुद, ओ सॉरी, हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में रख देते हैं तो सेंटेंस खुद ब खुद इंट्रोगेटिव बन जाता है। एक तरीका हो गया। अब अगला तरीका, दूसरा, सेकंड, दूसरा तरीका ये है बाबू, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सवाल वाला बनाने के लिए अलग से कोई ना कोई वर्ड आपको लाना पड़ता है। अलग से कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड, सवाल वाला लफ्ज आपको ऐड करना पड़ता है, तब जाकर वो इंट्रोगेटिव बनता है। ठीक है? जैसे देखो यहां पर, वाई, वाई का मीनिंग है क्यों। वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? देखिएगा, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, ये इंट्रोगेटिव की दूसरी काइंड बनाई है हमने भाई साहब। क्या बनाई है? दूसरी। अगर इस वाई को आप हटा दें तो इस वाले सेंटेंस और इसमें कोई फर्क रह जाएगा? जरा देखना आप, वाई को हटा दो, इस सेंटेंस और इसमें कोई फर्क है? तो भैया कुछ भी नहीं है। इसको दूसरी काइंड बनाने के लिए आपको ये वाई अलग से एक वर्ड लाना पड़ेगा, तब जाके दूसरी बनेगी, वरना बन ही नहीं सकती। तो मैंने क्या बताया आपको, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दो तरीके हैं सेंटेंस को, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनता है, सवाल वाला सेंटेंस दो तरीके से बनता है। पहला तरीका, जो सिंपल सा सेंटेंस होता है उसमें से जो हेल्पिंग वर्ब हो उसको उठाओ और शुरू में रख दो, जैसे यहां पर हमने किया है, आर को शुरू में रख दिया। तो आर यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, सेंटेंस बन गया सवाल वाला। दूसरा जो इंट्रोगेटिव है, दूसरा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अलग से कोई ना कोई एक्स्ट्रा वर्ड हमें रखना पड़ेगा, सवाल वाला वर्ड। जैसे यहां पर हम वाई लेकर आए, वाई का मीनिंग है क्यों, यहां हम लेकर आए हैं, तब जाकर इंट्रोगेटिव बना है, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। ये आप सब पढ़ोगे भी, ठीक है? डब्ल्यू एच फैमिली आगे आएंगे आपके। ये डब्ल्यू एच फैमिली बोले जाते हैं वो सारे अल्फाज हैं जिनके जरिए हम सवाल करते हैं। ठीक है? जिनके जरिए हम सवाल करते हैं, यानी सवाल वाले अल्फाज, सवाल वाले वर्ड से वो अलग है उसकी दुनिया। दो तीन दिन में पढ़ोगे आप उनको, ठीक है? तो बहरहाल दूसरा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अलग से कोई ना कोई वर्ड आपको लाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आप लेकर आए हो, वाई आर यू स्टडी इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। अच्छा देखो, आर यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, सवाल है। सवाल होने की बुनियाद पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। वाई आर यू स्टडी इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, ये भी सवाल है, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। सवाल होने की वजह से सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। बहुत ध्यान से सुनना, अब अगली बात, बहुत ध्यान से। ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस, चूंकि दोनों में सवाल है तो सवाल होने की वजह से दोनों के दोनों सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हैं।
एक चीज पे गौर करना। आर यू स्टडिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? हाँ आ रहा, नहीं आ रहा इसमें? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा वो? ओ भैया आ रहा है हाँ। और जिस सेंटेंस में हाँ आता है वो अफर्मेटिव होता है। तो पता ये चला कि ये इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव भी है। इंट्रोगेटिव इसलिए चूंकि सवाल है, और अफर्मेटिव इसलिए इसलिए कि इसमें हाँ आ रहा है। अगला, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश? तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? सवाल होने की वजह से इंट्रोगेटिव है, और चूंकि इसमें हाँ आ रहा है, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, तो इसलिए सेंटेंस अफर्मेटिव भी है। पता ये चला, एक ही वक्त में एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है सवाल होने की वजह से, और अफर्मेटिव भी हो सकता है हाँ आने की वजह से। यही है दोनों के अंदर। ठीक है। अगली बात, नीचे वाले सवाल नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, नोट लगा दिया गया इसमें, देखो यहाँ पर है ना बाबू, नजर आ रहा है नोट? यहाँ पर भी नोट है, बाकी सेम है सेंटेंस। तो देखो, आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो? और वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश? तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो दोनों में सवाल है। क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, ये भी सवाल है। और तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये भी सवाल है। तो सवाल होने की वजह से दोनों के दोनों सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हैं। और चूंकि दोनों के दोनों सेंटेंसेस में ना आ रहा है, तो ना आने की वजह से दोनों के दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव भी हैं। तो पता ये चला कि एक ही वक्त में एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव इसलिए चूंकि उसमें सवाल है, और नेगेटिव इसलिए इसलिए कि उसमें ना आ रहा है। ये थे आपके आज का लेसन और उसकी बुनियादी चीजें। अब एक छोटी सी चीज रह गई है, उसमें आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मजे की, जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक जो ऊपर दिख रहा, छोटा सा दिख रहा हो, थोड़ा सा हल्का हल्का सा दिख रहा है ना, फैड फैड सा, टेंसिस। टेंसिस, और टेंसिस में मुझे वो याद आ गई भाई, बात बड़ी जबरदस्त सी बता दूं आपको। चलिए बता देता हूँ। एक बच्चे की कॉल आती है हमारे यहाँ, हमारी टीम से बात हुई उसकी। बोला कि सर मेरा बेसिक तो है बिल्कुल क्लियर, मुझे तो क्लास आपके ऐसी दे दो कि जो एडवांस लेवल की हो। ऐसी क्लास दे दो जो एडवांस लेवल की हो, बेसिक मेरा क्लियर है। उनसे कहा गया ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, हमारे यहाँ तो सब क्लासेस हैं, एडवांस लेवल की अभी बेसिक की भी है, जो आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो। उनसे एक सवाल किया कि, वो कुछ बच्ची थी एक, उनसे सवाल किया कि सिस्टर कुछ सवाल कर लें आपसे एक दो, अगर इजाजत हो तो। उन्होंने बोला ठीक है कर लीजिए। तो सबसे पहला उनसे सवाल ये किया गया कि वैसे आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़े हैं? क्या सवाल किया उनसे, आपने बेसिक्स में टेंसेस कहाँ तक पढ़े हैं? तो वो बच्ची का जवाब सुनो, बड़ा मजेदार सा। जो ये कह रही थी मेरा बेसिक सब क्लियर है, उससे ये सवाल किया गया कि गुड़िया आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़े हैं? तो बच्ची जवाब दे रही है कि सर ये टेंसेस क्या होते हैं? कर लो क्या करो। भाई जिस बच्चे को यही नहीं पता कि टेंस क्या होते हैं, उसका बेसिक क्या क्लियर है? तो लोग ऐसे ऐसे धोखा दे रहे हैं बाहर भाई साहब, बड़े अच्छे अच्छे टाइटल लगा के, बड़ा अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट, अपना एक छोटी सी वीडियो बना के आपको खींच लेते हैं। एक साथ फी लेते हैं आपसे 6 के 6 महीने की। किसी के यहाँ 5 महीने का कोर्स है तो 5 महीने की एक साथ फी लेगा वो, एक साथ, कोई रियायत नहीं। और यहाँ 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने। फीस कितनी दी है? अभी 1 महीने की दी है, 5 महीने की बाकी है। 1 महीने की फी दी है, ये 5 महीने की कैसे आएगी सर? हम ज्वाइन ना करें अगले महीने? करोगे? दम है इसमें, प्लेटफॉर्म है इसलिए करोगे। हाँ हाँ सच में करोगे। इसलिए 6 महीने की फीस नहीं ली जाती हमारे, हर महीने देते रहो। जो पढ़ने वाला वो रुकता है, और जिसको पढ़ना नहीं होता उसको तो जिब्रील अमीन भी नहीं पढ़ा सकते, अल्लाह पाक के यहाँ से आ जाए तो, क्योंकि उसको तो पढ़ना ही नहीं है।
ठीक है, जिसको पढ़ना है वो रुकता है और वो 6 महीने पूरे करके जाता है। उसको पता है कि क्लास में दम है भैया, यहाँ से कुछ सीख के जा रहा हूं मैं। हमारा टीचर हमारे लिए 24 आवर्स रेडी रहता है। कुछ भी उससे पूछ लो, कभी भी पूछ लो, वो सब कुछ बताता है। और बहुत जो दूसरी क्लासेस हैं, वहां तो पढ़ाने वाले से बात भी नहीं होती। वहां पढ़ाने वाले से बात बात नहीं होती। वो तो बस आए, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग सेशन दे दिए और बात खत्म। वो उनके यहीं रहता है। ठीक है, बहरहाल अभी तो आप पहली बार, एक तरह से पहला लेसन हो रहा है हमारा। ठीक है, उसमें मुलाकात हो रही है। मैंने पहले ही बताया था, किसी भी बच्चे को कभी कोई भी दिक्कत हो, आप परेशान मत होना प्लीज। मुझे मैसेज करो, 9 5 से मेरा नंबर है ग्रुप में। आप मुझे बताओ सर मेरी ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया, सर ये समझा दीजिए। आप मुझसे 1000 सवालात करिए, मैं इंशाल्लाह आपको खुशी के साथ 1000 सवालों के जवाबात देने तैयार हूँ। वो बच्चा जो पढ़ने के लिए आया है ना, वो कुछ बन के ही जाएगा यहाँ से इंशाल्लाह। और जो वैसे ही आया फॉर्मेलिटी के लिए, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। और वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, धनिया भी नहीं उगा सकता वो। जिसका मिजाज मेहनत का ना हो, वो कुछ नहीं करता है दुनिया में। सच बात है। तो पहले आज ही से माइंड सेट कर लो कि मेहनत करनी है, क्लास ज्वाइन की भैया। ये क्लास ज्वाइन की है, मेहनत करनी है। मेरे यहाँ से उन बच्चों की तादाद आटे में नमक की तरह होती है जो क्लास छोड़ के जाते हैं। और वो बच्चा जिसको कुछ बनना रहता है, वो क्लास नहीं, वो 6 महीने पूरे करके जाता है वो। उसको पता है कि यहाँ है कुछ। ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया है कि आपकी 6 महीने के कोर्स की 1 महीने की फीस ली जा रही है भाई साहब। ठीक है। तो बहरहाल देखिए, ये है टेंस। टेंस, अच्छा इसको समझ लें थोड़ा सा। टेंस किसे कहते हैं? देखिए, टेंस ये है सिंगुलर, वाहिद। इसकी जमा और प्लूरल आता है, टेंसेस जो है लिख रहा है। बहुत आसान अल्फाज में, इजीएस्ट वर्ड में समझिए। टेंसेस बोलते हैं वक्त और जमाने को। किसको बोलते हैं बाबू? वक्त, टाइम। टाइम का नाम टेंस है। जो टाइम है ना, टाइम, उसी का नाम टेंस है बस। एक टाइम वो है जो गुजर जाता है, उसको पास्ट कहा जाता है। एक वक्त और टाइम और जमाना वो होता है जो चल रहा है, उसको प्रेजेंट कहा जाता है। और जो आइंदा आने वाला है, उसको फ्यूचर कहा जाता है। ठीक है, तो टेंस का मतलब है वो वक्त और जमाना। अभी जो वक्त है वो 3 जगह कैटेगराइज है। एक वो जो गुजर गया, वो पास्ट है, जो है मौजूद है वो प्रेजेंट है, जो आइंदा आएगा वो क्या है? फ्यूचर है। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनमें से हर एक की चार चार काइंड्स हैं, फोर फोर काइंड्स हैं, इनमें से चार चार किस्में हैं। एक हैं सब, एक याद कर लोगे खुद ब खुद याद हो गई। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? ये आपको माइंड में सेट कर लेने से, ठीक है। ये हैं 12 टेंसेस। जिस बच्चे को 12 टेंसेस आ गए अच्छे से, अंग्रेजी उसकी मुट्ठी में है बस। और मैं ये 12 के 12 टेंसेस डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं। कब? 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है। बिल्कुल हर हर चीज क्लियर, प्रैक्टिस के साथ। रटवाना कुछ नहीं है, यहाँ रटवाना उटवाना कुछ नहीं रहेगा भाई साहब। प्रैक्टिस के साथ आपको ये करके लेके आनी इंशाल्लाह, एकदम आसान अंदाज में। अगर सीखने का जज्बा है, तो फिर आपके टीचर के अंदर डबल आपको सिखाने का जज्बा है। फॉर्मेलिटी का कोई खाना नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको लाने। अच्छा, पास्ट सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। फ्यूचर सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो इंडेफिनिट कहिए, सिंपल कहिए, एक ही बात। ठीक है मेरे अजीज। अब मुझे एक दो बात आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। जैसे मैंने अभी आपको ये बुक दिखाई भी थी। ठीक है। ये बुक आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। अलबत्ता 6 महीने का पूरा कोर्स जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसी किताब से पढ़ाता हूँ। ठीक है। किताब अल्हम्दुलिल्लाह 7 8 हैं जो लिखी हुई हैं। ठीक है। एक ये बुक है। इसमें आगे आपको कंजुगेशन और पैटर्न्स आएंगे, वो सब इस किताब के अंदर मौजूद हैं। ये भी आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। ना ये ऐड है, ना ये ऐड है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। एक हमारी किताब है अरेबिक। अरेबिक और इंग्लिश कन्वर्जेशन, ये भी आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। ये हैं 4 बुक्स जो आपके सिलेबस में ऐड है। ठीक है, ये आपको बाजाब्ता सिलेबस में पढ़ाई जाती है बाबू। ठीक है। ये सबसे पहली बुक है जो जिसने तहलका मचा रखा है, क्वेश्चन बुक।
इसको लोग एक एक नहीं कई कई ऑर्डर करते हैं, क्लास से सर किसी और को हदिया भी देंगे हम, ठीक है, ये वो किताब है। ये आपके सिलेबस में ऐड है। आपका जब फ्राइडे आएगा, इसी में से आपका कंपटीशन होता है, कंपटीशन प्रोग्राम इसी बुक में से होता है। जो बच्चा इसमें से सवालात के जवाबात सारे सही याद करके लेके आता है, उसको हमारे यहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो उसके एड्रेस पर घर भिजवाया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें से आपको सवालात दिए जाते हैं। कैसे दिए जाएंगे, जब दिन इसका आएगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। ये बुक आप में से हर बच्चे के पास होना लाजमी है। अगली बात, इसके बाद एक किताब है हमारी, वोकैबलरी, वर्ड्स मीनिंग की, वोकैबलरी, ठीक है। हिंदी, ये जो चारों किताबें हैं हिंदी उर्दू सब में है। ये वोकैबलरी आपकी सैटरडे में चलती है। और इससे पहले जो मैंने आपको किताब दिखाई थी वो आपकी फ्राइडे में चलती है बाबू, ठीक है। फ्राइडे में कंपटीशन उसी किताब से होता है। बहुत लाजवाब किताब है, जेन्युइन। एक बार आप उसे देखेंगे और उसे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि सर कुछ है इसमें दम। कोई फर्जी कोई ऐसी किताब नहीं है आपको वैसी छापी जा रही है, आपको चिपकाई जा रही हो। ठीक है, ये आपके सिलेबस में ऐड है। ये वर्ड्स मीनिंग की है, जो सैटरडे में आपसे सुने जाते हैं वर्ड्स, वो आपको इसी में से याद करके लेके आने हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो वर्ड्स हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले, वो इस किताब के अंदर मेंशन किए गए हैं। एक किताब आती है आपकी, लेट्स टॉक, आइए बात करते हैं। इस किताब में से भी, ये भी आपके सिलेबस में ऐड है। इसमें कन्वर्जेशंस हैं, डॉक्टर से कैसे बात करनी है, एयरपोर्ट पे जाके कैसे बात करनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, उसको कैसे सोल्व करना है, तो किस तरह से बात करनी है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे कन्वर्सेशन ऐसे हैं जो बेसिक और एडवांस लेवल के हैं। इसी तरीके से इसमें एक्सप्रेशंस हैं, कोई बात आपको भूल गए तो वो कैसे बोलनी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस किताब के अंदर हैं। ये भी आपके सिलेबस में ऐड है। आखिरी बात, चौथी किताब है जो अभी तक ऑनलाइन पढ़ाने वाले के किसी के पास नहीं हिंदुस्तान के अंदर, दैट इज स्टोरी टाइप सेंटेंसेस। किसी के पास नहीं अभी तक। आगे आ जाए तो पता नहीं, क्योंकि मार्केट में आपको पता है क्या क्या चलता है। आगे आ जाए किसी पढ़ाने वाले के पास ऑनलाइन तो पता नहीं, अभी तक नहीं है। ये जकरिया स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में ही अवेलेबल है, ठीक है। ये वो लाजवाब किताब है। इसमें स्टोरी टाइप सेंटेंसेस हैं। जब आपको ये बोलने आ गए ना, तो अंग्रेजी का बाप आपके सामने झुकेगा। इसके अंदर सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस हैं। मतलब आपने देखा होगा इंटरव्यू, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, उनमें सिचुएशन पेश की जाती है उनके सामने, कि सपोज करो तुम ऐसी जगह पर हो कि जहां तुम्हें कोई नहीं जानता, और कोई बंदा आके तुमसे कहता है कि मुझे घर पे कॉल करनी है, आप अपना फोन दे दीजिए। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उसको फोन दोगे या नहीं दोगे। इस तरह की सिचुएशन इसके अंदर है, उनके जवाबात दिए गए हैं, इसी किताब के अंदर है। ये वो लाजवाब किताब अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बहरहाल ये 4 बुक्स हैं जो आपके सिलेबस में ऐड हैं। ये आप में से हर बच्चे के पास होना लाजमी ही है। इन बुक्स की कीमत 1650 रुपये है। आप अपने एड्रेस देंगे, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। वो बच्चे जो आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके लिए हमने अलग सिस्टम बनाया है। वो लोग हमें मुझे पर्सनली पे मैसेज करें, मेरे नंबर पे मुझे बताएं कि सर मैं आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ, मेरे लिए क्या बेहतर है, वो आप मुझे बताएं। एक आखिरी बात, उसके बाद क्लास खत्म। बाबू यहाँ पर जब आप आए हैं, आप 6 महीने मुझे अपनी आंखें बंद करके दे दो, रिजल्ट देख लेना 6 महीने में क्या है। अगर आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए, लफ्ज दोबारा बोल रहा हूं मैं, बड़ा लफ्ज है, अगर आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए तो कह देना कि सर आप गलत कर रहे थे। इसलिए जो कह रहा हूं वो कर लेना बस, इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, मिलते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम।